नमस्कार विद्यार्थियों। एनसीईआरटी पाठशाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ हम एनसीईआरटी के हर चैप्टर को समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा और शानदार विजुअल्स के साथ। तो आज हम भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में से एक को समझने वाले हैं, गति के नियम या लॉज ऑफ मोशन। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। आज की हमारी ये ज्ञान यात्रा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम शुरुआत करेंगे एरिस्टोटल की एक सदियों पुरानी गलतफहमी से, फिर जानेंगे गैलीलियो के नए विचारों को और उसके बाद एक एक करके न्यूटन के तीनों महान नियमों को समझेंगे। और हाँ, आखिर में एक क्विक रिवीजन तो बनता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है प्राचीन ग्रीस से महान विचारक एरिस्टोटल के साथ। देखिए, उन्होंने गति के बारे में एक बात कही जो सुनने में तो एकदम सही लगती थी, पर असल में वो गलत थी। तो एरिस्टोटल का क्या मानना था? उनका कहना था कि किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को चलाते रहने के लिए, मतलब मोशन में रखने के लिए, एक बाहरी बल, एक एक्सटर्नल फोर्स लगातार चाहिए होता है। अब क्योंकि हमारी रोजमर्रा की दुनिया में हवा और जमीन से फ्रिक्शन यानी घर्षण तो हर जगह है, इसलिए सदियों तक उनकी ये बात बिल्कुल सही लगती रही। लेकिन वो एक बहुत जरूरी चीज को नजरअंदाज कर रहे थे, और वो ये थी कि असल में अगर फ्रिक्शन जैसा कोई विरोधी बल हो ही ना, तो चलती हुई वस्तु हमेशा हमेशा चलती ही रहेगी। और फिर एंट्री हुई गैलीलियो की, जिन्होंने एरिस्टोटल के इस विचार को चुनौती दी। उन्होंने असली प्रयोगों के बजाय अपने दिमागी प्रयोगों से, जिन्हें हम थॉट एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, गति के राज खोले। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा गैलीलियो के इस शानदार थॉट एक्सपेरिमेंट पर गौर कीजिए। जब एक गेंद ढलान से नीचे आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है, जिसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन। जब वो दूसरी ढलान पर ऊपर चढ़ती है तो उसकी स्पीड घटती है, जिसे कहते हैं डिसेलरेशन। तो गैलीलियो ने सोचा कि अगर सतह एकदम समतल हो, हॉरिजॉन्टल हो और उस पर कोई फ्रिक्शन भी ना हो, तब क्या होगा? गेंद ना एक्सेलरेट करेगी ना डिसेलरेट, बल्कि एक कांस्टेंट स्पीड से हमेशा हमेशा चलती रहेगी। और बस यहीं से जन्म हुआ एक नए कंसेप्ट का, इनर्शिया यानी जड़त्व। इनर्शिया किसी भी वस्तु की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपनी अवस्था में बदलाव का विरोध करती है। मतलब अगर कोई चीज रुकी है तो वो रुकी ही रहना चाहती है, और अगर चल रही है तो वो चलती ही रहना चाहती है। और एक मजे की बात बताऊं, किसी वस्तु का इनर्शिया कितना होगा ये उसके मास पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा मास उतना ही ज्यादा इनर्शिया। तो अब सोचिए और बताइए, जब एक रुकी हुई बस अचानक से चलना शुरू करती है तो हमें पीछे की तरफ एक झटका क्यों लगता है? इसका जवाब इनर्शिया के कॉन्सेप्ट में ही छिपा है। जरा सोचिए और अपने विचार कमेंट्स में साझा कीजिए। तो गैलीलियो ने जो नींव रखी थी, उस पर सर आइजैक न्यूटन ने मॉडर्न मैकेनिक्स की पूरी इमारत खड़ी कर दी। न्यूटन ने गैलीलियो के इनर्शिया के आइडिया को एक फॉर्मल रूप दिया और उससे बनाया अपना पहला नियम, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन का पहला नियम कहता है कि हर वस्तु अपनी विराम अवस्था यानी स्टेट ऑफ रेस्ट या एक समान गति यानी यूनिफॉर्म मोशन की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था बदलने के लिए मजबूर न किया जाए। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स शून्य है तो एक्सेलरेशन भी शून्य ही होगा। चलिए एक और सवाल सोचिए, एक स्पेसशिप गहरे अंतरिक्ष में चल रहा है जहां कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई हवा नहीं है। अगर वो अपने रॉकेट्स बंद कर दे तो उसकी गति का क्या होगा? क्या वो रुक जाएगा या फिर चलता ही रहेगा? आपका क्या मानना है, नीचे बताइए। अच्छा, तो पहला नियम बताता है कि जब कोई फोर्स ना हो तो क्या होता है, लेकिन अगर फोर्स लगे तब क्या होगा? इसका क्वांटिटेटिव जवाब देता है न्यूटन का दूसरा नियम, द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। दूसरे नियम को समझने के लिए हमें पहले मोमेंटम यानी संवेग को समझना होगा। ये मोमेंटम है क्या? देखिए, ये किसी वस्तु के मास और उसकी वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। सीधे सीधे कहें तो ये मोशन की क्वांटिटी को मापता है। जैसे एक ट्रक और एक कार अगर सेम स्पीड से चल रहे हैं तो जाहिर है ट्रक का मोमेंटम ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। न्यूटन का दूसरा नियम कहता है कि किसी वस्तु के मोमेंटम में बदलाव की जो दर होती है वो उस पे लगाए गए फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और यहीं से हमें फिजिक्स का शायद सबसे फेमस समीकरण मिलता है, F = ma, यानी फोर्स मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के बराबर है। ये क्लासिकल मैकेनिक्स की नींव है दोस्तों। अब एक दिमागी सवाल,
एक क्रिकेटर तेजी से आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथ पीछे की ओर क्यों खींचता है? इसका सीधा कनेक्शन न्यूटन के दूसरे नियम से है। जल्दी से अपना जवाब कमेंट्स में बताइए। तो अब तक हमने ये देख लिया कि फोर्स क्या कर सकता है, पर यह फोर्स आता कहां से है? न्यूटन का तीसरा नियम हमें बताता है कि फोर्सेस हमेशा अकेले नहीं आते, वो हमेशा जोड़ों में यानी पेयर्स में आते हैं। ये नियम बहुत ही सरल और सुंदर है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पर इस सिंप्लिसिटी के पीछे कुछ गहरे मतलब छिपे हैं जिन्हें समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसे रॉकेट के एग्जाम्पल से समझते हैं। रॉकेट अपनी गैस को तेजी से नीचे की ओर धकेलता है, ये हुआ एक्शन। इसके जवाब में गैस रॉकेट को उतने ही बल से ऊपर की ओर धकेलती है, ये हुई रिएक्शन। और सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा अलग अलग वस्तुओं पर काम करते हैं। यहां एक्शन गैस पर हुआ और रिएक्शन रॉकेट पर। और हमेशा याद रखिए, शिक्षा ही प्रगति का आधार है। और अब आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन। हम जो जमीन पर चल पाते हैं, इसके पीछे न्यूटन का कौन सा नियम काम करता है? जो विद्यार्थी इसका सही जवाब सबसे पहले कमेंट करेगा, उसका नाम हम अपने अगले वीडियो में अनाउंस करेंगे। तो अपना जवाब लिखना बिल्कुल मत भूलना। बहुत बढ़िया। चलिए अब जल्दी से एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। आज के मुख्य बिंदुओं को दोहराते हैं ताकि सब कुछ अच्छी तरह से याद हो जाए। तो आज हमने सीखा, पहला नियम लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि वस्तु अपनी अवस्था तब तक नहीं बदलती जब तक फोर्स न लगे। दूसरा नियम F=ma हमें बताता है कि फोर्स, मास और एक्सेलरेशन आपस में कैसे जुड़े हैं। और तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन सिखाता है कि फोर्सेस हमेशा बराबर और विपरीत जोड़ों में काम करते हैं। और हाँ, ये भी कि फ्रिक्शन एक ऐसा बल है जिसे समझे बिना गति के नियमों को समझना मुश्किल है। धन्यवाद विद्यार्थियों। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल NCERT पाठशाला को। और हाँ, अपने सभी सवालों के जवाब कमेंट करना ना भूलें। हर दिन सीखिए कुछ नया, सिर्फ NCERT पाठशाला के साथ। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।